हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप देख रहे हैं कोसी की आस। और आज के इस वीडियो में के माध्यम से हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स का सामान्य ज्ञान जो सॉल्व कर रहे हैं उसका जो सीरीज चल रहा है, उस सीरीज के तहत हम लोग आज आधुनिक इतिहास से संबंधित क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो आज ये पहला चैप्टर आधुनिक इतिहास का हम लोग प्रारंभ करते हैं और अधिक से अधिक सवालों का सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। आप लोगों से निवेदन कि अच्छे से सुनिए या देखिए। आप अगर ठीक से सुन लेंगे, देख लेंगे, तो आपका ये जीएस वाला जो सामान्य ज्ञान वाला जो क्वेश्चन है वो रेलवे के एग्जामिनेशन में छूटेगा नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग आधुनिक इतिहास का। इसमें जो पहला है, भारत में यूरोपियों का आगमन। तो औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? सबसे पहले बंगाल में औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई थी। बंगाल प्रांत में सर्वप्रथम ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था को लागू किया गया था। यह नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रयत्न किए गए थे। ठीक है, औपनिवेशिक व्यवस्था की शासन की स्थापना सबसे पहले याद रखना है कहाँ? बंगाल में। बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 ईस्वी में किस नदी के किनारे स्थापित हुआ था? तो हुगली नदी के किनारे हुआ था। सर्वप्रथम व्यापारिक छूट जो है बंगाल में अंग्रेजों को 1651 ईस्वी में प्राप्त हुई, जिसके बाद वो हुगली में सूबेदार शाह शुजा था वहाँ का। शाहजहां का दूसरा बेटा ने एक फरमान जारी कर कंपनी को 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया। शाह शुजा की अनुमति से बंगाल में पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 ईस्वी में हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया तथा अंग्रेज अधिकारी ब्रिजमैन को इस फैक्ट्री का प्रधान नियुक्त किया गया। भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना कारखाना खोला था? 1611 में कहाँ खोला था? पूर्वी तट पर मुसलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत में पहला अपना कारखाना खोला था। उल्लेखनीय है कि भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों में सबसे पहला आगमन जो है किसका हुआ था? पुर्तगालियों का हुआ था। सबसे पहले जो यूरोपीय आए थे वो भारत में, वो कौन थे? पुर्तगाली थे। और 1611 में जो पहला कारखाना खोला था वो मुसलीपट्टनम था। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था, जो एक पुर्तगाली नाविक था। वास्को डी गामा वह अब्दुल मनिक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कप्पक डापू नामक स्थान पर 17 मई 1498 को भारत पहुंचा, जहां के स्थानीय शासक, जिसकी पैतृक उपाधि जमोरिन थी, ने उसका स्वागत किया। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? वही वास्को डी गामा, पुर्तगाली थे। और कोलंबस जो था अमेरिका का खोज किया था। ठीक है, ये याद रखना है, वास्को डी गामा भारत और कोलंबस अमेरिका। गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई? गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता जो है 1961 ईस्वी में प्राप्त हुई। 15 अगस्त 1955 को गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए 3,000 सत्याग्रहियों ने अहिंसक आंदोलन शुरू किया और जनता ने जनमत संग्रह की मांग की, परंतु पुर्तगाली सेनाओं ने निहत्थी जनता पर गोली चलाकर भारत सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए विवश किया। परिणामतः भारतीय सेना ने गोवा में ऑपरेशन विजय चलाकर 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से गोवा, दमन और दीव मुक्त करा लिया और तीनों को सम्मिलित करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया। 30 मई 1987 को गोवा को 25वां भारत का राज्य घोषित कर दिया गया। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? पुर्तगालियों द्वारा 1510 एडी में कब्जा कर लिया गया था। पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा को अपने कब्जे में कर लिया था। इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका तट पर पहुंच गया?
इसमें से क्रिस्टोफर कोलंबस जो था, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, तो उसमें बोला गया कि स्पेन का नाविक था जिसने भारत के समुद्री मार्ग खोजने के बजाय अटलांटिक महासागर में भ्रमित होकर अमेरिका की तरफ पहुंच गया। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है, इसी कारण वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियन के नाम से जाना गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र खोला था? सूरत में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया। भारत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने का प्रथम प्रयास किसने किया था? कैप्टन हॉकिंस के आगमन से हुआ। 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में हॉकिंस सूरत पहुंचा। वह अकबर के नाम लिखा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में मिला और सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी। सम्राट ने अनुमति दे दी, किंतु पुर्तगालियों के शत्रुतापूर्ण कारनामों और सूरत के सौदागरों के विरोध के कारण यह अनुमति रद्द कर दी गई। 1612 ईस्वी में कैप्टन थॉमस बेस्ट ने एक समुद्री युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित किया। 1613 ईस्वी में शाही फरमान द्वारा जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना की शुरुआत के लिए अनुमति दे दी। तो इस तरह से क्या हुआ कि 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम का जो दूत था हॉकिंस, वो भारत आया और मुगल शासक जो जहांगीर को दिखाया अकबर के नाम लिखे जेम्स प्रथम के पत्र को, और जहांगीर ने उसे अनुमति दे दी। लेकिन क्या हुआ, पुर्तगाली था और वहाँ के जो सूरत के सौदागर थे उन्होंने इसका विरोध किया, जिसके बाद जो है अनुमति रद्द कर दी गई। और फिर से मतलब 1612 में जब कैप्टन थॉमस बेस्ट जो था, उन्होंने पुर्तगालियों को उन लोगों ने पराजित किया। उसके उपरांत 1613 में फिर से एक शाही फरमान जारी किया गया और अनुमति दे दी गई अस्थायी कारखाना खोलने की। डैश में इंग्लैंड की महारानी को भारत की महारानी घोषित किया गया। 1877 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी को भारत की महारानी घोषित किया गया, महारानी विक्टोरिया को। और कोलकाता में इन्हीं के नाम पर विक्टोरिया मेमोरियल भवन बनाया गया था। डैश को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार करने तक सीमित रह गया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी को गठित किया गया था ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए, लेकिन यह मूल रूप से जो क्या हुआ, भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ ही व्यापार तक सीमित रह गया। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने मद्रास पर कब्जा किया, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। पहला कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था? जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने मद्रास पर आक्रमण किया था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार 1740 का विस्तार है। कैप्टन बॉर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने कुछ फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिए थे, जो युद्ध का तात्कालिक कारण बना। इसके परिणाम स्वरूप मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बुर्डाने ने मद्रास पर कब्जा अधिकार कर लिया। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो पैराडाइज की फ्रांसीसी सेना तथा महफूज खां के नेतृत्व वाली नवाब सेना के बीच लड़ा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय जो भारत का शासक था वो आपका अकबर था। ठीक है, देखिए 1556 से 1605 जो है वो अकबर का कार्यकाल था, और दिसंबर इतना में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भारत के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का अधिकार प्रदान किया। तो इस तरह से हमारा कौन सा हो जाएगा आंसर, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई वो अकबर के शासनकाल में है। भारत में फोर्ट विलियम जो है, फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे पर है? हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। 1505 ईस्वी में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? सेंट एंजोला फोर्ट का निर्माण कराया गया था पहले वायसराय द्वारा, पुर्तगाली वायसराय द्वारा। भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध जो उसमें शामिल नहीं था वो एंग्लो बांग्ला था।
भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने के लिए ब्रिटिश और भारतीयों के बीच जो युद्ध लड़ा गया था, उसमें कहता है कि युद्ध में जो शामिल नहीं थे, एंग्लो सिख हुआ, एंग्लो मराठा हुआ, एंग्लो मैसूर हुआ, लेकिन एंग्लो बांग्ला नहीं हुआ। 23 जून 1757 को बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ था, जो अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, जिसमें नवाब की हार हुई थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने के पहले, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने के पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? सूती एवं रेशम से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था भारत। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में डैश के दौरान स्थापित किया, 1600 से 1612 के दौरान स्थापित किया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश नाम से भी जाना जाता है, जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? गोवा मुक्ति आंदोलन। गोवा मुक्ति आंदोलन ने 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया। ये महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में 17 मई को वास्को डिगामा डैश में समुद्र के रास्ते भारत में पहला आया 1498। स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? स्वतंत्रता, इसमें बोला गया है कि स्वतंत्रता से पूर्व फ्रांसीसियों ने सूरत, पांडिचेरी, मुसलीपुट्टम, चंद्रनगर में व्यापारिक कॉलोनियां स्थापित की थी, जबकि माहे, कराईकल तथा यमन पर युद्ध द्वारा अधिकार कर लिया था। तो इस तरह से अगर देखा है, उपरोक्त विकल्पों में गोवा तथा पटना दोनों ही जगहों पर स्वतंत्रता पूर्व कॉलोनियां नहीं थी, फलस्वरूप 2 ही विकल्प सही हैं। तो इस हिसाब से अगर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखें तो ये 2 हमारा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में ही कुछ रिवाइज करने की आवश्यकता है। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए? पुर्तगाली व्यापारी 1502 में आए थे, तो आपका आंसर 16वीं शताब्दी हो जाएगा। यूरोपीय व्यापारी 1498 में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डिगामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस तट पर शहर के नजदीक पहुंचे थे? कालीकट के पास पहुंचे थे, जहाँ का राजा जमेरिन ने उसका स्वागत किया था। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा पहली बार समुद्र रास्ते भारत में कहाँ आए थे? ये कप्पक डापू केरल। कालीकट भी याद रखना है। ये पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार दिया गया था? ये मुंबई को उपहार के रूप में दिया गया था। चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला फोर्ट सेंट जॉर्ज था। केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? केप ऑफ गुड होप जो है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम ने अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया। महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में किया गया। अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, जिन्हें क्या कहा गया? प्रेसिडेंसी कहा गया। बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। भारत में पहली बार ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ हुई थी? पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी जो है वो सूरत में हुई थी। 1611 में कैप्टन मिडल्टन ने पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया था और 1613 में अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना की अनुमति मिल गई। अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को डैश देशों में भेजा। भारतीय वस्तुओं को जो है वो यूरोपीय देशों में भेजा। अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को यूरोप में भेजा। अब है मराठों का उदय एवं विकास। 1680 ईस्वी में शिवाजी के पुत्र
संभाजी ने अपने भाई, शिवाजी के पुत्र संभाजी थे, ने अपने भाई राजाराम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठा। शिवाजी के बाद संभाजी बैठे। शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए डैश रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया था। गुरिल्ला रणनीति जो थी वो शिवाजी की रणनीति थी। 1660 के दशक में वो इसको किए थे, जिसको छापामार रणनीति भी कहा जाता है। गुरिल्ला रणनीति को छापामार रणनीति भी कहा जाता है। शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? शिवाजी का जन्म इसमें से शिवनेरी के किले में हुआ था। डैश ने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख पद के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों का एक परिषद नियुक्त किया था। 8 मंत्रियों का एक परिषद अष्टप्रधान के नाम से जो है वो शिवाजी ने नियुक्त किया था, जिसमें कौन सा थे अष्टप्रधान? अष्टप्रधान को ध्यान रखते हैं हम लोग। पेशवा था, अमात्य था, वकिया नवीस था, चिटनीस था, सुमंत था, सरे नौबत था, पंडित राव था, न्यायाधीश था। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध में मराठों ने के सेनापति सदाशिव भाऊ थे, राव भाऊ। युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ। इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी काशी राज पंडित ने कहा कि पानीपत के तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने से किसने युद्ध किया था? मराठा ने। सालबाई की संधि पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त किया। सालबाई की संधि पर मई 1782 ईस्वी में हस्ताक्षर किया गया था, जिसके बाद एंग्लो मराठा युद्ध समाप्त हो गया। मराठों ने सन डैश में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी। पानीपत के तीसरे युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ और उसी से पराजित होकर मराठों ने अपनी सत्ता खो दी। बसीन की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई थी? बसीन की संधि जो है वो 1802 ईस्वी में की गई थी। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। अब हम लोग स्वतंत्र राष्ट्र मैसूर, बंगाल, पंजाब, अवध के बारे में कुछ से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। अस्फाउद्दौला द्वारा निर्मित असामी इमामबाड़ा। असामी इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में है असामी इमामबाड़ा। और कब बनाया था? नवाब अस्फाउद्दौला ने 1784 ईस्वी में। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी? प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने निर्णायक जीत हासिल की थी। भारतीय इतिहास में सन 1756 की घटना को काल कोठरी की घटना, ब्लैक होल इंसिडेंट कहा जाता है। कहाँ हुई थी? ब्लैक होल इंसिडेंट जो है कलकत्ता में हुई थी। इसमें बोला गया कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज बंदियों, जिसमें स्त्रियां और बच्चे भी शामिल थे, को एक 18 फुट लंबे, 14 फुट 10 इंच चौड़ी और कोठरी में बंद कर दिया गया था। जब 23 जून को प्रातः इस कोठरी को खोला गया तो इसमें 23 लोग ही जीवित पाए गए। जीवित रहने वालों में हालवेल भी थे। यह घटना इतिहास में ब्लैक होल घटना के नाम से जाना गया। अंग्रेजों ने सन डैश में पंजाब पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने 1849 में पंजाब पर कब्जा कर लिया था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी के लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? प्लासी की लड़ाई में 1757 ईस्वी में हारे थे। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला ने लड़ा था। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व कौन कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल की। यह लड़ाई किस वर्ष हुई? 1757 ईस्वी में। अभी लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं उसको। हैदराबाद का अंतिम शासक निजाम कौन था? हैदराबाद का अंतिम शासक निजाम जो था मीर उस्मान अली खान था। मीर उस्मान अली खान। सहायक संधि की
प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक जो था हैदराबाद का निजाम था। 1798 में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद का निजाम था। मैसूर दूसरा राज्य था जिसने 1799 ईस्वी में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। डैश के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई। सहायक संधि प्रणाली के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार 1765 ईस्वी में प्राप्त कर लिया। 1765 ईस्वी में मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रहण करने और दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया? 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में लड़ा गया। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1764 ईस्वी में। टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? टीपू सुल्तान जो है इसमें से श्रीरंगपट्टनम से संबंधित है। टीपू सुल्तान इसमें से किस स्थान से संबंधित है? श्रीरंगपट्टनम से संबंधित है। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 ईस्वी में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किसने हस्ताक्षर किए? लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह, शाह शुजा। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 ईस्वी में हुए त्रिपक्षीय संधि पर किसने हस्ताक्षर किए? लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा ने हस्ताक्षर किए। श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी। श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? टीपू सुल्तान की। इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? किस युद्ध ने? ब्रिटिश प्लासी का जो युद्ध था वो हो जाएगा 1757 ईस्वी में। ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव किसने रखी है? प्लासी का युद्ध ने। आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? जुलाई 1781 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी? जीत के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का विस्तार हुआ। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? अंग्रेजों ने मैसूर के साथ 4 युद्ध लड़े थे। कौन सा? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92 और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। यहाँ दिया हुआ है युद्ध और उसके समय नेतृत्व करने वाले का नाम दिया हुआ है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में। नेतृत्व कौन किया था अंग्रेजी सेना का? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो और मीन कासिम और शाह आलम और शुजाउद्दौला के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। वांडीवास का युद्ध जो है 1760 ईस्वी में। आयरकूट एवं काउंट डी लाली था। और उसके बाद हैदर अली कहाँ का शासक है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हैदर अली जो था वो मैसूर का शासक था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने डैश पर अंग्रेजों का शासन की स्थापना की? बंगाल पर अंग्रेजों की शासन की स्थापना की। प्लासी युद्ध क्या हुआ? 1757 ईस्वी में, 23 जून 1757। ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? प्लासी की लड़ाई भागीरथ नदी के तट पर हुई थी। मुर्शीद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर कहाँ ले गए? मुर्शिदाबाद। मुर्शीद कुली खान कौन थे? मुर्शीद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित किया और राजधानी कहाँ? ढाका से कहाँ ले गए? राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ले गए थे। ये हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि
हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु डैश के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। मराठा, कहता है हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किया, जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु, मतलब दोनों तरफ का हो गया, मराठा के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए। ठीक है। अब डैश भारत की स्वतंत्रता के से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था। सबसे बड़ा सामंती राज्य जो था वो हैदराबाद था। ऑपरेशन पोलो के तहत उसको 1948 में भारत में शामिल किया गया था। तृतीय मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? तृतीय मैसूर युद्ध जो है वो 1790 से 92 में किया गया था, और चौथा जो है 1799 में किया गया। निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय अंग मैसूर युद्ध समाप्त हो गया? श्रीरंगपट्टनम की संधि तृतीय मैसूर युद्ध के तृतीय मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि होने के बाद समाप्त हो गया। श्रीरंगपट्टनम की जो टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार टीपू को आधा राज्य 3 करोड़ रुपये अंग्रेजों को युद्ध क्षति के रूप में देने पड़े। तुरंत धनराशि न देने पर टीपू के 2 पुत्र अंग्रेजों के पास बंधक रखे गए। टीपू के आधे राज्य को निजाम, मराठा तथा अंग्रेजों में बांट दिया गया। टीपू के आधे राज्य को निजाम, मराठा और अंग्रेजों में बांट दिया गया। डैश भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है, जिसे अंबा विलास के रूप में जाना जाता है। यह वाडियार राजा का निवास भी था। ये मैसूर का है। मैसूर भारत का सबसे बड़े महलों में से एक है, जो अंबा विलास के रूप में जाना जाता है। ये वाडियार महाराजा का निवास था। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ है? टीपू सुल्तान मस्जिद जो है वो कोलकाता में है। टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह इस्लामी और मुगलिया वास्तुकला का संबंध है इससे। अब औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से संबंधित सवालों को हम लोग देख लेते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत में आम जनता के लिए निम्न में से कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं थी? कॉल सेंटर नहीं था। रेलवे, टेलीग्राफ और डाक सेवा शुरू कर दिया गया था। स्वतंत्रता के समय कृषि की स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, गलत है तो हमको सभी देखना पड़ेगा। पट्टेदारी प्रणाली बिचौलियों द्वारा अभिलक्षित थी, ये चल रहा था। जमींदारों ने किसानों की स्थिति को सुधारने में मदद की, ये सही नहीं है। भारतीय किसानों को नकदी फसलों की उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया गया, ये सही है। कृषि क्षेत्र की निम्न उत्पादकता थी। तो गलत कथन बोल रहा है, तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा कि जमींदारों ने किसानों की स्थिति को सुधारने में मदद की। 1850 में अंग्रेजों ने डैश की अवधारणा पेश की, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफी प्रभावित किया। तो रेल परिवहन की अवधारणा पेश की अंग्रेजों ने। कब? भारत में 1850 ईस्वी में। ये याद रखना है कि भारत में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई अंग्रेजों के द्वारा? 1850 ईस्वी में। पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में डैश के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। पहले नगर निगम की स्थापना जो है 1688 ईस्वी में मद्रास पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। 1793 ईस्वी में किस वायसराय के शासन में बंगाल की अस्थायी बंदोबस्त लागू की गई? बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में लागू की गई थी। डैश को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जो है अस्थायी बंदोबस्त बिहार, बंगाल और उड़ीसा में शुरू किया गया। 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है अस्थायी बंदोबस्त को प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त को प्रारंभ किया गया था? अभी से हम लोग देख रहे हैं 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में शुरू किया गया। होल्ट मैकेंजी
होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी संधि विकसित की थी? होल्ट मैकेंजी ने भारत में महलवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की थी। इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है, जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया? वही 1850 के आसपास रेलवे का हुआ था, तो रेल मार्ग हो जाएगा आंसर। 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत में रेल मार्ग का निर्माण किया गया। भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को बंबई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने के बीच चली थी। ठीक है, बोरी बंदर से थाने के बीच चली थी। कब? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। 27 सितंबर 1825 को विश्व में पहली ट्रेन जो है लंदन के डार्लिंगटन से स्टॉकटोन तक चली थी। ठीक है। डैश में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवारी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। रैयतवारी बंदोबस्त जो है बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई जो थी राजस्व प्रणाली, उसको रैयतवारी बोला गया। और अस्थायी बंदोबस्त बिहार, बंगाल और उड़ीसा वाला था। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे? यूनाइटेड किंगडम में जो पहले हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी। इनमें से किसने 1867 ईस्वी में भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने 1867 ईस्वी में, देखिए 1892 में दादा भाई नौरोजी जो थे यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने। और 1867 उससे पहले उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें भारत की व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय की गणना उस किताब में शामिल किया था। उसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। प्रॉपर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये उनका बुक था। 1818 ईस्वी में भारत की पहली कपड़ा मिल जो है डैश के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित हुआ था। फोर्ट ग्लास्टर में कलकत्ता के पास पहली कपड़ा मिल जो है स्थापित हुआ था। भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत कब की गई थी? 1853 ईस्वी में 16 अप्रैल को। अभी हम लोगों ने देखा तो 16 अप्रैल 1853 किसवी मुंबई और ठाणे के बीच चली थी। 34 किलोमीटर का ये डिस्टेंस था। और सबसे पहला ट्रेन जो है 1925 में वो ब्रिटेन में चला था। सन 1853 ईस्वी में डैश तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया, वही मुंबई से ठाणे। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरुआत हुई? महाराष्ट्र में। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली? 1853 में। बार बार वही क्वेश्चन है। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन जो है किस वर्ष किया गया? 1820 ईस्वी में। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती कब हुआ? 1820 ईस्वी में। अस्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? वर्धमान का राजा तेजचंद था। गवर्नर जनरल वार्ड लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 लॉर्ड हो गए ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। उस समय वर्धमान के राजा कौन थे? महाराजा धीराज बहादुर तेजचंद। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? सर्वप्रथम जूट मिल जो है वो बंगाल में स्थापित किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के पहले चंपारण के किसान पचकठिया प्रणाली को अपनाते थे। इसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठे में क्या बोया जाता था? नील बोया जाता था। मतलब एक फिक्स कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा पंचकठिया, मतलब 1 बीघा में से 5 कट्ठा आपको निश्चित रूप से नील बोना ही पड़ेगा। इस व्यवस्था से किसान बहुत परेशान थे। यह परेशानी विद्रोह की शक्ल में उभरी तथा राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में प्रारंभ किया था। ये वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 ईस्वी में डैश को शुरू किया गया था। ये मालवाहरी व्यवस्था, ठीक है,
पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 ईस्वी में मालवाहरी व्यवस्था को शुरुआत की। ये एक राजस्व व्यवस्था थी। हॉल्ट मैकेंजी इसका प्रस्ताव लाया था। इसके तहत कुल 30% भूमि सम्मिलित की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है डैश वर्ष में प्रारंभ हुई थी। 1830 ईस्वी में होगा। अच्छा 1700 ये रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में सर्वप्रथम कर्नल लीड के द्वारा की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभिक प्रयोग मुनरो ने इसे 1820 ईस्वी में संपूर्ण मद्रास में लागू करने के लिए चलाया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था? मद्रास में। कब? 1820 ईस्वी में। रैयतवाड़ी व्यवस्था को कहाँ कहाँ लागू किया गया था? तो मुंबई और मद्रास में। 1820 ईस्वी में मुंबई और मद्रास में। डैश ने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की। इजारेदारी की व्यवस्था की शुरुआत की जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले को 5 साल की अवधि के लिए दिया जाएगा। इजारेदारी की व्यवस्था जिसमें बोली लगता और जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा उसको 5 साल के लिए राजस्व एकत्र करने का अधिकार दे दिया गया था। ये जो व्यवस्था है वारेन हेस्टिंग्स ने चालू किया था। वारेन हेस्टिंग ने। अब है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। एनी बेसेंट जो थे बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जिसे बाद में उन्होंने डैश को सौंप दिया, मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया था। 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट ने आधुनिक वाराणसी में बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। बाद में इस महाविद्यालय को पंडित मदन मोहन मालवीय को दे दिया गया। उन्होंने सन 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नाम से इसे पुनः स्थापित किया। एशिया का पहला शैक्षिक सम्मेलन इसी विश्वविद्यालय के मैदान में आयोजित किया गया था। सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता अब कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी का 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया गया था। कब? 1784 ईस्वी में। 1791 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए कौन सा कॉलेज शुरू किया था? संस्कृत कॉलेज शुरू किया था। रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में की थी। उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की। तो वो डच थे डेविड हेयर थे। वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस में सुधार से था? शिक्षा में सुधार से था। वुड के आदेश पत्र डैश में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की जिसे वुड के डिस्पैच के नाम से जाना जाता था। वुड के डिस्पैच के नाम से 1854 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1854 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की जिसे वुड का डिस्पैच बोला गया। कब किया गया था? 1854 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 ईस्वी में वाराणसी काशी विद्यापीठ की स्थापना की? काशी विद्यापीठ की स्थापना जो है भगवान दास ने की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। 1875 में मोहम्मद आंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया? सैयद अहमद खां। 1875 ईस्वी में मोहम्मद आंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो बाद में कहा गया सैयद अहमद खान ने किया था। भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? विलियम हंटर समिति का गठन 1882 ईस्वी में किया गया था। 1882
1882 ईस्वी में। भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? वकालत राजा राम मोहन राय ने की थी कि पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा में पढ़ना चाहिए हम लोगों को। 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना विष्णु शास्त्री, चिपलूनकर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी? वयस्क शिक्षा संगठन और ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत दादा भाई नौरोजी ने की थी। उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी की शिक्षा को अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 ईस्वी में बनाया। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 भारतीय परिषद का विधायी अधिनियम था। इसके तहत समाज में केवल उच्च वर्ग को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती थी, ठीक है, तथा फारसी की जगह अंग्रेजी को न्यायालयों की भाषा बना दिया गया। अंग्रेजी पुस्तकों की छपाई मुफ्त में होने लगी और उन्हें सस्ते दामों में बेचा जाने लगा। ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजी को अनुदेशों का माध्यम कब बनाया? वही 1835 ईस्वी। 1835 ईस्वी से अंग्रेजी का माध्यम बना लिया गया शिक्षा का और उच्च वर्गों को अंग्रेजी में शिक्षा प्रदान की जाने लगी। न्यायालय की भाषा जो है वो अंग्रेजी हो गई। तो इस आधुनिक इतिहास से संबंधित अगला जो क्वेश्चंस है, अगले चैप्टर जो हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोगों से फिर से कि आप लोग लगातार अपना तैयारी जारी रखिए। आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मतलब जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, लेकिन ये जीएस वाला पार्ट से संबंधित मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अगर किसी और बुक से पढ़ रहे हैं, पढ़िए, मना ही नहीं है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे उतना फ़ायदा आपको मिलेगा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने इस सीरीज़ को पूरा कर लिया आपने, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको रेलवे से संबंधित परीक्षाओं में कोई समस्या आने वाली है। तो इस तरह से हमने आधुनिक इतिहास का जो आज हमने किया है वो भारत में यूरोपियों के आगमन, ये वाला हमने किया, मराठों का उदय एवं विकास, स्वतंत्र राष्ट्र, मैसूर, बंगाल, पंजाब और अवध, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, यहाँ तक हम लोगों ने किया है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग। तो जारी रहिए, लगातार जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।